अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ताकत, अकल और अपनी शुजाअत के दम पे इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। और ऐसे ही कई हस्तियों में से एक ऐसे हुक्मरान भी गुजरे हैं जिन्होंने ना सिर्फ ग़ुलाम होने के बावजूद भी आदिल शाही और मुग़ल सल्तनतों जैसी पावरफुल हुकूमतों से टकराने की जुर्रत रखी थी। दोस्तों, हमारे मुल्क के इतिहास की इस अजीम हस्ती का नाम मल्लिक अंबर था, जो एक हबशी गुलाम थे, लेकिन बाद में चलकर आप एक किंग मेकर, एक बादशाह के तरह बन गए थे। दोस्तों, आज से लगभग 475 साल पहले, यानी कि 1547 या 48 के आसपास, इथोपिया और सोमालिया के दरमियान एक छोटी से इलाके हरार के पास मल्लिक अंबर पैदा हुए थे। और दोस्तों, उस दौर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी और मुफलिसी के चलते मल्लिक अंबर के माँ बाप ने उन्हें बचपन में ही बेच दिया था एक सौदागर को। दोस्तों, उस दौर में इंसानों की ग़ुलामी के लिए ख़रीदना और बेचना बहुत ही कॉमन बात हुआ करती थी। और इसी तरह से मल्लिक अंबर को भी छोटी सी उम्र में कई ताजिरों ने ख़रीदा और बेचा था। मल्लिक अंबर के नाम उनके अच्छे मिजाज और अक्लमंदी को देखकर उन्हें उन्हीं ताजिर या सौदागरों की तरफ से मिला था। और साथ ही साथ अंबर यानी खुशबू फैलाने वाली चीज़ को कहा जाता है, और उसी तरह से मल्लिक अंबर का नाम दिया गया था। दोस्तों, मल्लिक अंबर की ग़ुलामी का सफ़र उन्हें कई मुल्कों में ले गया, जहां पर अंबर ने न सिर्फ ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं से रूबरू की, बल्कि आप दुनियादारी के इल्म में भी महारत हासिल करने लगे थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, मल्लिक अंबर को कई सौदागरों ने ख़रीदा और बेचा। और उस दौर के एक बहुत बड़े ग़ुलामों के सौदागर मीर कासिम की नज़र जब मल्लिक अंबर पर पड़ी, तो वो समझ गए कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा और ये नाम कमाएगा दुनिया में, जिसके एवज़ मल्लिक अंबर को फ़ौरन उस मीर कासिम सौदागर ने ख़रीद लिया। दोस्तों, किताब फुतूहत आदिल शाही में मल्लिक अंबर के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है, जैसे कि मल्लिक अंबर दिखने में काले, लंबे, चौड़े और मोटे होंठ वाले हबशी ग़ुलामों की तरह दिखते थे। और आपकी होशियारी ऐसी थी कि बड़े बड़े अक्लमंद और पढ़े लिखे लोगों को भी मल्लिक अंबर अपनी सूझबूझ और अपनी अक्लमंदी से उन्हें मात दे देते थे। दोस्तों, जब ग़ुलामों के सौदागर मीर कासिम ने जब हिंदुस्तान का सफ़र किया, तो उस वक्त पहली बार मल्लिक अंबर को भी मीर कासिम ने यहाँ हिंदुस्तान लाए थे। और इसी सफ़र के दौरान एक डच सौदागर पीटर वैन डेन ने भी मल्लिक अंबर के मिजाज को देखकर ये कहा था कि ये लड़का हो ना हो आगे चलकर इस जगह पर राज ज़रूर करेगा। दोस्तों, यहाँ हिंदुस्तान में पहुंचकर मल्लिक अंबर को जब मीर कासिम ने बेचा, तो यहाँ के अहमदनगर सल्तनत के एक बहुत बड़े वज़ीर, जिनका नाम चंगेज़ खान कहा जाता है, उन्होंने मल्लिक अंबर को उस छोटी सी उम्र में ख़रीद लिया था। और ख़रीदने के बाद मल्लिक अंबर को सल्तनत के पूरे मामलों को समझाने और उस तरह की एक ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिससे आगे चलकर सल्तनत के कामों में मल्लिक अंबर हाथ बटा सके। दोस्तों, उस दौर में बादशाह अपने ख़ास वज़ीरों और सिपह सालारों को ज़्यादातर हबशी ग़ुलामों को ही रखते थे, क्योंकि हबशी ग़ुलामों का कोई ख़ास पहचान नहीं होती थी। और यहाँ हिंद में ज़्यादातर लोग भी इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से उस बादशाह को ये इत्मीनान रहता था कि ये ग़ुलाम पूरी तरह से उस बादशाह के कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, जब मल्लिक अंबर को ट्रेन किया जा रहा था कि आगे चल के वो एक अच्छे वज़ीर बन सकें, तो उसी दौरान मल्लिक अंबर ने फ़ौजी कामों में भी अपनी महारत दिखानी शुरू की और उन्होंने हर तरह के इल्म को भी अपनाना शुरू कर दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और कुछ अरसे के बाद मल्लिक अंबर ने अपने ओनर के इंतकाल के बाद, यानी कि जब चंगेज़ खान जिन्होंने मल्लिक अंबर को ख़रीदा था, उनके इंतकाल के बाद मल्लिक अंबर ग़ुलामी से आज़ाद हुए और उन्होंने अपनी तकदीर की राह खुद तलाश करनी शुरू कर दी। दोस्तों, पहले मल्लिक अंबर बीजापुर सुल्तान के पास काम करने लगे, एक मंत्री के एक असिस्टेंट के तौर पे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप बीजापुर की नौकरी को छोड़कर अहमदनगर सल्तनत में ही काम तलाश करने दोबारा वापस आ गए। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसी दौरान मल्लिक अंबर ने पूरी सल्तनत को संभालने का एक फ़न हासिल कर लिया और पूरी सल्तनत को संभालने भी लग गए एक रीजेंट मिनिस्टर के तौर पर। दोस्तों, माना जाता है कि 1600 से 1626 के आसपास तक मुर्तज़ा निज़ाम शाही की पूरी फ़ौज को मल्लिक अंबर ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि वो बड़ी से बड़ी सल्तनत की फ़ौज से भी टकरा सकती थी।
और दोस्तों इसी दौरान जब मुगलिया फौजी ताकत पूरे एक्सपेंशन की मुहिम में लगी हुई थी, तो इस खतरे से निपटने के लिए अहमदनगर के सुल्तान ने अपने ग़ुलाम वज़ीरों को अपने इलाकों के छोटे छोटे हाकिम बना दिए, जिससे खुद वो पहले मुग़ल फ़ौजों का सामना करे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था कि जब मलिक अंबर के हाथ अपनी फ़ौज को रखने और बढ़ाने का एक मौका मिला, तो मलिक अंबर ने अपनी फ़ौज की कैपेसिटी बढ़ाते हुए लगभग 10,000 हबशी और 40,000 दक्कनी सिपाहियों को अपनी फ़ौज के अंदर शामिल कर लिया। दोस्तों अगर किसी ने मुगलिया दौर के उरूज में मुग़ल फ़ौज को हराने की जुर्रत रखी थी, तो वो सिर्फ मलिक अंबर हुआ करते थे उस ज़माने में। दोस्तों मलिक अंबर ने जहांगीर को कई बार जंग में परास्त किया या पछाड़ा है, और ख़ुद जहांगीर ने भी मलिक अंबर से नफ़रत दिखाते हुए ये कहा था कि मलिक अंबर एक काले साये की तरह हैं जो मुग़ल हुकूमत के ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। दोस्तों मुग़ल बादशाह जहांगीर को मलिक अंबर से इतनी नफ़रत थी कि उन्होंने एक पेंटिंग भी बनवा रखी थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि मुग़ल बादशाह जहांगीर मलिक अंबर के कटे हुए सर के ऊपर तीर चला रहे हैं। दोस्तों ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में यह आता है कि कई अजीम कामयाबियों के बाद मलिक अंबर ने अपनी हुकूमत के लिए एक नया कैपिटल बनाने का इरादा किया, और जुन्नर महाराष्ट्र के एक छोटे से इलाके के पास उन्होंने एक नए शहर को बसाया, जिसको खटकी कहा जाता था उस दौर में। दोस्तों इस खतकी जगह को बाद में जब औरंगज़ेब आलमगीर का दौर आया, यानी 1650s के आसपास, तो खतकी शहर का नाम बदलकर औरंगाबाद रख दिया, जो आज भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल स्टोरीज़ की वजह से। दोस्तों कुछ रिवायात के मुताबिक मलिक अंबर अपनी फ़ौज में गोरिल्ला वारफेयर की टैक्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाते थे, जिससे किसी भी फ़ौज को वो हरा देते थे और किसी भी फ़ौज से टकराने की हिम्मत भी रखते थे। दोस्तों अगर मैं आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब मुग़ल बादशाह जहांगीर की मौत हुई, मुग़लिया तख्त के लिए जहांगीर की आल औलाद के अंदर झगड़े शुरू हो गए थे, और वो मलिक अंबर ही थे जिन्होंने शाहजहां को सपोर्ट दिए थे उस दौर में सल्तनत पे बैठने के लिए या तख्त के ऊपर काबिज होने के लिए। दोस्तों साथ ही साथ कुछ फोल्कलोर्स में ये भी माना जाता है और कहा जाता है कि मलिक अंबर ने खुद मुग़ल फ़ौज के जनरल और पहलवान खान खानान को कई बार अपने हाथों से यानी कि कुश्ती के मुकाबलों में भी हराया था, और साथ ही साथ जंग के मैदान में तो मलिक अंबर का कोई मुकाबला था ही नहीं। मलिक अंबर ने अपनी फ़ौज और अपने रिसालों में कई मराठाओं को भी शामिल किया था, जैसे कि लाखूजी जाधव राव, मालोजी भोसले, शाहजी भोसले, रानोजी वाबले वगैरह। दोस्तों मलिक अंबर ने अपनी ज़िंदगी में एक ग़ुलाम की हैसियत से शुरुआत करके उस दौर के बड़े बड़े किंग मेकर बन गए थे। यानी कि आप इमेजिन करो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर के बाद शाहजहां को तख्त पे बैठाने के लिए मलिक अंबर जैसी हस्ती ने मदद की थी। दोस्तों मलिक अंबर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई, और कुछ लड़ाइयों में उन्हें हार भी हुई, लेकिन वॉरफेयर की टेक्निक्स और उनकी फ़ौज को चलाने के तरीके आज भी लोगों को और हिस्टोरियंस को हैरान करते हैं। मलिक अंबर को अल्लाह ने काफ़ी लंबी उम्र अता की थी। वो 77 ईयर्स तक ज़िंदा रहे, और जब 1626 के आसपास बहुत ही बीमार हालत के चलते मलिक अंबर जो एक ग़ुलाम से सुल्तान बने थे, उनका इंतकाल हो गया, और मलिक अंबर को औरंगाबाद के करीब ही खुल्दाबाद में एक मकबरे के अंदर मदफून किया। और दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मलिक अंबर का ही मकबरा है जो खुल्दाबाद के अंदर मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये मकबरा आपको एल्लोरा केव्स के पास जाते हुए रास्ते में ही मिलेगा, और अगर आप कभी भी खुल्दाबाद या औरंगाबाद की तरफ जाते हो, यहाँ पे मलिक अंबर के मकबरे पे भी जाने की कोशिश ज़रूर करिए। दोस्तों मलिक अंबर की ज़िंदगी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, और साथ ही साथ ये मोटिवेशन मिलती है कि कोई इंसान कोई बादशाह या हुकूमत लेकर दुनिया में पैदा नहीं होता। हम सबको हमारे अखलाक, ईमान और बहादुरी की वजह से अल्लाह ताला हमें दोनों जहां में कामयाब करता है। दोस्तों दो तरह की दुनिया में हुकूमतें होती हैं, एक वो हुकूमत जो लोग बादशाह बनकर आम आवाम के ऊपर करते हैं, और दूसरी वो हुकूमत जो लोगों के दिलों पे की जाती है। दोस्तों हमारे इतिहास में इसी तरह के कई वाक़ियात और कई शख्सियतें गुजरी हैं जिनके बारे में आज भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी
कि उन अजीम हस्तियों के बारे में और उन वाक़ियात को मैं आप लोगों तक लाऊं और आप लोगों को सुना सकूं। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।